बाबू अगर बात करें तो ये बेसिकली भोली क्या है, एक लड़की का नाम है। इसका कोई शाब्दिक अर्थ तो निकाल नहीं सकते। इसका नाम इसके चरित्र पर दिया गया, क्योंकि कर्म से थोड़ा सा, क्योंकि अपंगता होने की वजह से, जैसे कोई लड़का अगर सीधा साधा हो तो उसका नाम हम क्या रख देते हैं, भोला। तो लड़की थी इसीलिए उसका क्या नाम रख दिए, भोली। जैसे पाप करने वाला पापा, और अगर महिला है तो क्या हो जाती है, पापी, हिंदी शब्द के अनुसार। बाकी इंग्लिश का उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इस लड़की का बाबू जो रियल नेम होता है वो क्या होता है, सुलेखा। किसका नाम है, सुलेखा। भोली का ही नाम क्या है, सुलेखा है। ठीक है। अब ये है कौन, तो एक ऐसी लड़की है जब इसकी एज रहती है 10 महीने, तो 10 महीने की वजह से कॉट से चारपाई पे से गिर जाती है, जिसकी वजह से इसका जो ब्रेन होता है, ब्रेन का कुछ पार्ट थोड़ा सा डैमेज हो जाता है। अब जैसे ब्रेन का हमारे अलग अलग हिस्सा अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए जिम्मेदार होता है, नर्व जो सिस्टम होते हैं, बोलने के लिए अलग, खाने के लिए अलग, हार्मोन्स के लिए अलग, तो अलग अलग हिस्सों में से जब ये गिरी तो इसका ब्रेन का पार्ट को डैमेज हुआ। और तकरीबन जब इसकी एज थी 2 साल, तो 2 साल की उम्र में इसके चेहरे पर अटैक हुआ। अच्छा, जो अटैक हुआ वो किसका हुआ, चिकन पॉक्स का अटैक हुआ, चेचक का अटैक हुआ, जिस अटैक की वजह से इसका जो चेहरा था वो खराब हो गया, इस पर दाने पड़ गए। अब चेचक में बेसिकली हुआ है किसी को, नहीं हुआ था मुझे भी कभी, लेकिन स्पॉट्स नहीं हुए, मतलब तब वो दौर था, तब कवर हो गया, इलाज वगैरह सही हो गया था। और तकरीबन होता भी उम्र में हो जाता है सभी को लगभग। अब मुझे कौन सा हुआ था मुझे नहीं मालूम है, हुआ था एक। ठीक है। तो कुल मिलाकर के उसकी अटैक जब हुआ तो उसके चेहरे से उसके निशान नहीं गए। तो 2 साल की उम्र में अटैक हुआ। अच्छा, उस अटैक की वजह से तकरीबन 3 साल तक ये बोल नहीं सके, कुडंट स्पीक, यानी लगभग 3 साल तक बोल ना सकी। और टोटल इसकी उम्र जब पहुंच गई 5 साल, तो 5 साल के बाद इसने जब बोलना शुरू किया, तो बोलने के बाद ये हकलाने लगी। और इसी इंग्लिश को इसके हकलाने में क्या कहते हैं, स्टैमरिंग। स्टैमरिंग का मतलब होता है हकलाना। ठीक है। अच्छा, कि जैसे बचपन का दौर होता है हकलाते हैं, लेकिन बाद में सही हो जाते हैं, तो वो सही हो जाता है। जैसे बचपन में तो स्पष्ट कोई बोल नहीं सकता, छोटे बच्चे होते तो थोड़ा सा तुतलाकर ही बोलते हैं, लेकिन ये परमानेंटली इसी तरीके से हो गई। और इस लड़की के साथ अब अहम समस्या क्या बन गई, चेहरा भी नहीं सही है। अच्छा, ये माइंड भी, क्योंकि नर्व डैमेज होने की वजह से इसका माइंड भी क्या था, ठीक है, इसका माइंड जो था वो स्लो माइंड था, मतलब माइंड भी स्लो है, हकलाती भी है, और चिकन पॉक्स की वजह से चेहरे भी अब खराब हो चुके हैं। इन समस्याओं से जूझने के बाद अब कहानी शुरू हुई इसके फादर की। इसके फादर जो हैं उनका नाम है रामलाल, जो इसकी बेसिकली क्या है, फार्मर है, किसान है, समृद्धवान किसान है, पैसे की या खेत की या किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। जब रामलाल, अच्छा, रामलाल के पास अब समस्या इसकी क्या बनी, मतलब इस लड़की के साथ हमारी अब क्या प्रॉब्लम बन गई, मैरिज, कि भाई सारी कुछ तो ठीक है, अब इससे, इस लड़की से जिसके साथ ये समस्या है उसके साथ शादी अब कौन करेगा, ये समस्या निकल कर आई। और आजकल के दौर में भी अगर कोई ऐसी औलाद निकल जाए, खास कर अगर लड़की है तो उसके लिए और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। तो एक बार की बात है, एसडीएम साहब आए तो उन्होंने क्या किया था, स्कूल की ओपनिंग की थी, उद्घाटन किया था। तो स्कूल के ओपनिंग में जब एसडीएम साहब आए तो उनको भोली के बारे में पता था, तो उन्होंने रामलाल से कहा, ऐसा है रामलाल जी, अपनी बेटी को कहाँ भेजिए, स्कूल भेजिए, ताकि वो थोड़ा बहुत पढ़ लिख ले। तो जब ये रामलाल घर पर आए और घर पर आने के बाद अपनी वाइफ से जब कंसल्ट किया, मशवरा लिया, तो इन्होंने कहा स्कूल बच्चे को, अरे स्कूल बच्ची को भेज दोगे तो उससे शादी कौन करेगा। ये स्टेटमेंट किसका था, भोली की माँ का और रामलाल के पत्नी का, क्योंकि पुराने ख्याल के लोग थे। तो उन्होंने कहा लड़की को स्कूल भेजोगे, इससे विवाह कौन करेगा। तो कहा, अगर हम, जब रामलाल ने कहा कि यार अगर हम इसको भेज देते हैं तो हो सकता है जो इसके मैरिज के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाए। तो उसने कहा हाँ ठीक कहते हो, अब इसको भेज देना चाहिए। तो जब भेजने की बारी आई, अच्छा, अब तक भोली को यही नहीं पता था कि स्कूल होती क्या चीज़ है। 7 साल की लड़की हो चुकी है जब स्कूल भेजी गई तब, लेकिन इसको पता ही नहीं था स्कूल क्या होता है, क्योंकि कभी गई ही नहीं। तो इन दोनों ने मशवरा ये किया, टीचर की प्रॉब्लम है, कैसे पढ़ाएगा, क्या करेगा, हमारी प्रॉब्लम थोड़ी है, हम भेज दो, हमको क्या करना है, वैसे भी घर पे इधर उधर खेलती कूदती रहती, इधर उधर रहती, घर पे सही से रहती नहीं है, भेज दो। भेज दिए तो चांसेस बढ़ जाएंगे। और स्कूल का बोझ खत्म करने के लिए इसको कहाँ भेज दिया, घर का बोझ खत्म करने के लिए स्कूल भेज दिया गया। जब स्कूल के लिए इसको तैयार किया गया तो इसके शरीर पर अब नई ड्रेस पहनाई गई, मतलब अब तक इसकी भोली जो लड़की थी इस पर कभी नई ड्रेस नसीब नहीं होती थी। पहनती क्या थी, तो जो इसकी 3 बहनें थी, बेसिकली अगर रामलाल की बात करें तो रामलाल की बाबू जो थी वो 3 सन यानी 3 बेटे थे, और 4 डॉटर यानी 4 बेटियां थी, यानी इनकी 3 बेटे हैं और 4 बेटियां हैं। और चौथी जो सबसे छोटी लड़की है उसी का नाम क्या है, भोली है। तो भोली कहा कि चौथी लड़की भोली थी।
जो ये 3 बहनें कपड़ा जो पहन करके रिजेक्ट कर देती थीं, वो कपड़ा पहनने का काम कौन करता था? भोले। इसकी बालों पर कभी कंघी नहीं पड़ते थे, इसके कपड़े कभी नहीं संवारे जाते थे, इसको कभी तैयार नहीं किया जाता था। ज़्यादा जो तवज्जो दिया जाता वो 3 बालिकाओं पर, 3 जो बची हुई थी उन पर देते, बेटे पर देते। अच्छा, बेटे पढ़ने के लिए शहर गए हुए थे, सिटी में जा करके पढ़ रहे थे। बाकी बच्चियाँ 2 की शादी हो चुकी थी, 1 की शादी होने वाली थी और 7 साल की उम्र थी जब इसका हुआ कि इसको स्कूल भेजना है। इस दरमियान क्या हुआ कि जब स्कूल भेजने की जब बात आई तो इनके पिता एग्री हो गए। एग्री होने के साथ साथ इसको कहा एक नई ड्रेस पहनाते हैं। तब उस लड़की के शरीर पर नई ड्रेस पहना और कहा कि आज तक मुझे एक अच्छे कपड़े नसीब नहीं हुए, मुझे शायद सही जगह ले जाया जा रहा है। इनके पिता ने जब इसका हाथ पकड़ा, हालांकि जब एक बाप के हाथ में जब किसी का हाथ होता है, बेटी हो चाहे बेटा हो, तो खुद को महफूज समझता है कि अपने बाप के साथ हूँ मैं अब सलामत हूँ। मगर ये लड़की अपने बाप के हाथों में हाथ होने की वजह से खुद को सलामत नहीं फील कर रही थी। उसके पिता ने जब उसके हाथ को ऐसे पकड़ा तो अपने पिता से कहती ना 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 ना, मतलब कि मेरा हाथ मत पकड़ो, मुझे मत ले जाओ। लेकिन पिता उसको डांटते रहे और चुपचाप लेकर के उसको कहाँ पहुँच गए? स्कूल। जब स्कूल पहुँचे तो स्कूल में जा करके हेडमास्टर को, हेडमिस्ट्रेस थी, हेडमिस्ट्रेस को हैंड ओवर कर दिया गया। प्राइमरी लेवल पर जो प्रिंसिपल होते हैं उन्हीं को हेडमिस्ट्रेस कहा जाता है, ठीक है। तो हेडमिस्ट्रेस को सौंपा गया। हेडमिस्ट्रेस ने इस लड़की को लिया और ले जाकर इस लड़की को क्लास में बैठा दिए। क्लास में जब बैठा दिए, क्लास में बैठाने के बाद इस लड़की को कहा गया जाओ एक किनारे तुम बैठ जाओ। बैठने के बाद जब इस लड़की से इसका नाम पूछा गया तो नाम बेचारी बोल ना सकी, उसने कहा भो भो। इतने में सबसे आसान चीज़ वहाँ पर यह थी कि हंस लो, मज़ा ले लो इसका। जितने भी बच्चियाँ बैठी थीं सब ने खूब ज़ोर से हंसा। इस हंसने की वजह से, इनकी हंसी की वजह से भोली क्या कर दे? रोने लगी। अब जब रोने लगी तो अपना हेड डाउन कर दी, मैट पर वैसे भी बैठी थी, अपना ऐसे हेड डाउन किया और पूरा दिन रोती रही। जब छुट्टी हो गई, सारे लोग स्कूल से घर चले गए, लेकिन ये लड़की वहीं रोती रही। फिर इसकी टीचर लास्ट में जब कमरे में गई तो उन्होंने कहा भोली। और इस लड़की को आज तक कोई इतनी तवज्जो से, इतनी इज्जत से कोई बुलाता ही नहीं था, ना उसके माँ बाप ना उसका समाज। भेदभाव हमेशा रहता था इसके साथ। लेकिन यही सबसे अंत में सबसे ज़्यादा यही काम आई। तीनों की जिनकी समृद्धवान थे, शादी ब्याह हो गया, जो शकल से अच्छी थी चली गई। साथ अगर किसी ने निभाया तो वो चौथे ने ही साथ निभाया, ठीक है। तो भोली जब उसको बुलाया गया तो वो रो रही थी, लेकिन उसके टीचर ने उसकी आँख, उसको चुप कराया। चुप कराने के बाद कहा कि देखो अब हंसने वाला तुम पर यहाँ पर कोई नहीं, तुम रोज़ स्कूल आओ, मैं तुम्हारी ज़िंदगी को बदल दूँगी। तुम रोज़ सिर्फ आओ, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगी और तुम सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी बनोगी, लोग तुम पर नहीं हंसेंगे। लेकिन इसके लिए तुमको स्कूल आना होगा, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। एक बार तुम अपना नाम बोल कर बताओ। तो वो नहीं बोल रही थी, शक्ल देख रही थी टीचर का। उन्होंने कहा बोलो बेटा, यहाँ कोई हंसने वाला नहीं है, बोलो तुम, बोलो बोल लोगी, बोलो तुम बहुत अच्छी हो। तो करते करते संजी विच्छेद कहती इसको बोलो भो, फिर बोलो ला, फिर बोलो ई, और पूरा मिलाकर संधि विच्छेद करा कर क्या बोल दिया? उसको क्या बुलवा दिया? उसका नाम भोले। और यकीनन अगर ज़िंदगी में पढ़े हो, या मैं खुद पढ़ा हूँ या आप सब पढ़ो, दुनिया कोई इंसान अगर पढ़ा है तो सबसे बड़ा जो उसकी ज़िंदगी में रोल अदा करता है वो टीचर अदा करता है। और सबसे ज़्यादा अगर कोई बात सुनता है, बदतमीजियों को अगर बर्दाश्त करता है तो वही कौन करता है? टीचर। या तो टीचर्स करते हैं या तो पेरेंट्स करते हैं। मगर अफसोस कि आज के समाज में ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो उसी अपने ही बच्चे का सपोर्ट करके टीचर्स तक भी पहुंच जाता है। ज़िंदगी में अगर एक शब्द भी सीखे हो तो ज़िंदगी में उससे कभी उद्धार नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर इसमें तो टीचर ने उसकी पूरी ज़िंदगी को बदल दिया। कहा एक काम करो, तुम रोज़ स्कूल आओ। पढ़ाई के दरमियान जब इसको कुछ समझ में नहीं आता था तो बैठकर सिर्फ तस्वीर देखती थी दीवारों पर, ये गाय है, ये कुछ है। उसी दरमियान जो उसकी गाय थी उसका नाम क्या था? लक्ष्मी। कहा दीवार पर जो गाय बनी है बिल्कुल मेरे लक्ष्मी के जैसी है, और उसी को देख करके अपना वो खुश हो रही थी। उसके बाद उसके टीचर ने आते आते इसको बुक दिया और उस बुक में भी कुछ तस्वीरें बनी थी। तस्वीर में बुक दिया, कहा रोज़ पढ़ो, जब 30 दिन बीत जाएंगे तो 30 दिन बीतने के बाद मैं तुमको एक नया किताब दूंगी, तुम रोज़ स्कूल आया करना। आओगे ना? तो उसने कहा आऊँगी। तो उसने कहा नहीं, बोलो यस। तो वो फिर नहीं बोल रही थी, कहा बोलो बेटा, यहाँ हंसने वाला कोई नहीं। उस टीचर ने उसको सहारा दिया और गूंगे से भी बुलवा लिया। कहा बोलो तुम बोल सकते हो तो बोलो। तो उसने कहा कोई नहीं हंसेगा, और वो टीचर खुद भी नहीं उस पर हंस रही थी। तो उसने कहा यस मैं आऊँगी। और ऐसा जब वो बोल ले गई तो लड़की खुद मुस्कुराई और हैरान थी कि बताओ मैं बोल भी सकती हूँ। अच्छा 2 साल तक ये बोल सकती थी, फिर हकलाने लगे। तो उसने कहा कि मैं स्पष्ट बोल सकती हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस से इंसान दुनिया में बहुत कुछ कर सकता है। तो कहा कि मैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई, कहा मैं बोल सकती हूँ। इसी दरमियान स्कूल आती रही। धीरे धीरे ऐसे वक्त गुजरते रहे।
वक्त गुजरने के साथ धीरे धीरे, क्योंकि लड़की थी तो विवाह तो लाजिम था, फिर इसके विवाह के लिए एक रिश्ता आया और रिश्ते के लिए इनके माँ बाप, इनकी माँ जो थी वो राजी हो गई। तो इस दरमियान जब माँ बाप के पास जब पिता जो मशवरा लेने के लिए आए, रामलाल कहे कि ऐसा है भोली के लिए एक रिश्ता आया है, तुम क्या कहते हो? तो उसने कहा कहना क्या है, हाँ कर दो। तो उसने कहा पूरी बात तो सुनो। वो जो आदमी है ना, उसकी जो उम्र है वो तकरीबन 45 साल है और उसकी पहली वाइफ जो थी उनका डेथ हो गया है, साथ में ये लेम है, लंगड़ा इंसान है। तो उसने कहा तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, पैसा है ना उसके पास। उसके पास एक बड़ी सी दुकान थी, शॉप था, उसका जो नाम था वो नाम था बिशंभर। तो कहा उसका नाम बिशंभर नाथ है, उसके पास एक दुकान है, पहली बीवी का डेथ हो चुका है और तकरीबन उम्र जो है वो 40-45 साल की। तो उसने कहा कोई बात नहीं, हाँ कर दो। अगर नहीं किए तो लड़की बिन ब्याही रह जाएगी और अच्छी बात तो ये है कि वो दूर के हैं और उनको हमारी लड़की के बारे में पता भी नहीं है। ये पुरानी ट्रेडिशन का विवाह है, जब लड़के या लड़की आपस में एक दूसरे को नहीं देखते थे, माँ बाप देखे और तय कर दिए। तो इन्होंने अपनी लड़की के बारे में बताया नहीं। तो बिशंभर क्योंकि बहुत बुजुर्ग था, इतना ज़्यादा मतलब 45 साल 50 साल की उम्र में कौन शादी करना चाहेगा, तो उसने कहा कि उनको पता भी नहीं हो शादी हो जाएगी। इस दरमियान जब उसने कहा कि ऐसा है यार कि मतलब एक बार लो भोली पूछ लें वो क्या कहती हैं, तो उनकी माँ ने कहा उससे क्या पूछोगे, गूंगी गाय है वो, उससे पूछने की, उसके मशवरे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप हाँ कर दो, क्योंकि बार बार ऐसे रिश्ते नहीं आते, वरना लड़की बिन ब्याही ज़िंदगी भर बैठी रह जाएगी। वो लड़की वहीं बाहर खड़ी थी, बाहर वहीं चारपाई था उसी पर लेटी थी और अपने पिता और माता की गुफ्तगू को पूरी ध्यान से सुन रही थी। आँखों में आंसू लिए, अपनी ज़िंदगी को कुर्बान करते हुए, अपने माँ बाप के सम्मान और इज्जत की लाज रखते हुए भोली ने मना नहीं किया। आजकल की औलाद होती तो उठकर आकर खड़ी हो जाती, हम नहीं कर पाए, लेकिन वो बेचारी क्योंकि मजबूर थी थोड़ी सी और कही ठीक है अगर मैं बोझ हूँ सबके लिए तो मेरा बोझ हटा दें, और आराम से खिड़की से सारी बात सुनती रही, लेकिन उसने विवाह के लिए मना नहीं किया। रामलाल की सबसे बड़ी समस्या का सलूशन निकला। बारात सधी, बिशंभर नाथ अपनी बारात को लेकर के बैंडबाजी के साथ घर पहुँचे, बहुत ज़्यादा सब खुश थे, दूर दूर से मेहमान आए थे और पूरी तरह से शादियों का माहौल था। बड़ी लंबी बारात आई। बारात जब आकर के पहुँची, जब शादी का जब टाइम हुआ तो जब माला पहनाने की बारी आई तो माला पहनाने वक्त जो उसका पल्लू था वो थोड़ा सा खिसक गया और उस पल्लू के खिसकने से रामलाल ने इसका चेहरा, बिशंभर नाथ ने इसका चेहरा देख लिया। जब चेहरा देखा तो उसने अपने बगल वाले दोस्त से कहा यार उसका चेहरा तुमने देखा, बहुत गड़बड़, मैं इससे शादी नहीं करूँगा। तो उसने कहा तुम ही कौन से ठीक हो, चुपचाप से कर लो। तो उसने कहा नहीं मैं ये शादी नहीं कर सकता, शादी से मना कर दिया। उसके पिता आए तो कहा कि ऐसा है कि मैं शादी करूँगा तो, लेकिन मुझे दहेज में कुछ पैसा चाहिए और दहेज में मुझे कितना रुपया चाहिए, 5,000 रुपया दहेज ले लो, दे देते हो अगर तो मैं शादी करूँगा, नहीं तो हमारी बारात वापस। रामलाल बेचारे गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे कि मेरी इज्जत का सवाल है, बहुत इज्जतदार आदमी हूँ, प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे सामने, प्लीज़ ऐसी हरकत मत करो, मेरी पगड़ी उछल जाएगी। तो उसने कहा मैं ये सब नहीं जानता, या तो 5,000 या तो बारात वापस, शादी करना है पैसे का इंतजाम करो, नहीं हम लोग अपनी बारात को लेकर वापस जा रहे हैं। रामलाल, अब आपको लगता होगा 5,000 कौन सी बड़ी बात है, तो ये कहानी बाबू आज की नहीं। आपने जब सबसे पूरी बुक का फर्स्ट चैप्टर क्या पढ़े हैं, लेटर टू गॉड, कितना पैसा मांगा था उसने, 100, किस लिए? तो आप ये तस्वीर करिए 100 पैसे से फसल अगर लग जा रही हो, 6 महीने खा ले रहे हैं, तो उस कितना पैसा रहा होगा वो, मतलब उसकी कीमत कितनी रही होगी। उस हिसाब से आप 100 पैसे से 5,000 को कंपेयर करो, करोड़ों में आएगा, समझ लो। आज का 5 करोड़ भी हम मान सकते हैं तकरीबन, क्योंकि बहुत पुरानी बात है ये। तो उसने कहा ऐसा है कि मेरे पास इतना नहीं है यार, 2,000 ले लो, शादी कर लो। तो कहा नहीं, आप रखे रहिए, अपनी बैटरी को बैठाए रहिए, हम बारात को लेकर वापस जा रहे हैं। रामलाल गए, रामलाल ने किसी तरह से अरेंजमेंट किया और 5,000 रुपये का अरेंजमेंट हो गया। कर्ज लिए, कुछ लिए, उससे मतलब नहीं, अरेंजमेंट उन्होंने कर लिया। अरेंजमेंट के बाद वो लाए और इनके चरणों में पैसे को पेश किया गया, ये लो महाराज, शादी की प्रक्रिया को शुरू किया जाए। जब पैसा पाया तो ये जो लालची इंसान था वो हंसने लगा, मुस्कुराया कि काम हो गया, पैसा मुझे मिल गया। फिर जब भोली खड़ी हुई, फिर से हुआ कि लाओ माल्यार्पण करें, तो भोली ने जो माला था जो पहनाया जाता था, उस माले को उठाया और उसी जलती अग्नि में डाल दिया और कहा मैं पिताजी ये शादी नहीं कर सकते। तो उसने कहा पागल हो गई हो क्या तुम, मेरी इज्जत की लाज रख लो, तुम इस तरह से बात कर रही हो, मेरी इज्जत का क्या होगा, इतने लोग आए हैं, मैं तो बेइज्जत हो जाऊंगा इसमें। तो उसने कहा पिताजी जो कुछ भी आज तक मैंने किया वो आपकी इज्जत की खातिर ही किया है, मैं शादी के लिए तैयार होगी, किस लिए पिताजी, आपकी इज्जत की खातिर।
मैं एक लंगड़े इंसान से शादी कर सकती हूँ, 45 साल का है तब भी कर सकती हूँ, मगर एक लालची इंसान को कभी मैं अपना जीवन साथी नहीं बना सकती। क्यों बोल रही थी? क्योंकि उसका एक शिक्षित एक मंडल था, मतलब उसकी एक डेवलपमेंट ही हो गई थी, जब शिक्षित हो गई थी तो उससे उसके दिमाग का विकास हुआ कि लालची इंसान के साथ जीवन गुजारने से बेहतर है तुम बेनब्याह ही रह जाओ, वरना आज ये पैसा मांग रहा है, कल को बाद में फिर डिमांड करे कि 5,000 और दे दो, नहीं लड़की को वापस ले जाएंगे, छोड़ देंगे, तो बिजनेस ही तो कर रहा है यहाँ वो। तो उसने कहा कि मैं एक लालची इंसान को पिताजी कभी अपना जीवन साथी नहीं बना सकती। तो उसने कहा मान जाओ बेटा कर लो। उसने कहा नहीं पिताजी मैं ये शादी नहीं कर सकती। वहीं एक बूढ़ी खड़ी थी, उसने कहा देखो ये तो गूंगी गाय रही हो, बोले लगी है। तो उसने कहा हाँ सही कहती माता जी, मैं गूंगी गाय थी, मैं बोलती नहीं थी ना, लेकिन अब ये गूंगी गाय बोलने लगी और ये गूंगी गाय हमेशा बोलेगी। मैं एक लालची इंसान को अब कभी अपना जीवन साथी नहीं बना सकती। तो उसके पिता ने कहा यार तुम क्या करोगे, शादी तुम नहीं करोगे, मेरी इज्जत का सवाल है, तुम्हारा क्या होगा, कौन होगा तुम्हारा इस दुनिया में। कहा पिताजी आपने बचपन में मुझे पाला है, माता जी आपने बचपन में मुझे पाला है, मेरी परवरिश की है, और अब बुढ़ापे के टाइम पर आपको परवरिश की ज़रूरत है, वो परवरिश करने का काम अब भोली करेंगे। जो तीनों लड़कियां थी शादी हो गई, घर चली गई, लेकिन जो चौथी लड़की थी उसने कहा कि माताजी बचपन में आपने मुझे खिलाया है, बुढ़ापे में मैं आपको खिलाऊंगी। बचपन में आपने मुझे चलाया है, बुढ़ापे में मैं आपको चलाऊंगी। बचपन में आपने मेरी परवरिश की, बुढ़ापे में मैं आपकी परवरिश करूंगी। इस बात को सुन करके इन दोनों का हृदय परिवर्तित हो गया कि तीनों लड़कियां जिस पर हम सबसे ज़्यादा तवज्जो देते थे, ध्यान देते थे, वो तो अपने अपने रास्ते हैं और आते भी हैं तो 2-4-10 दिन के लिए, लेकिन जिसको हम सबसे ज़्यादा गया गुजरा समझते थे वही आज हमारा सहारा बनी। भाई माँ बाप को बचपन में परवरिश, बुढ़ापे में परवरिश की ज़रूरत है या नहीं है, और करने वाला कौन है, हम और आप हैं। कब कर सकते हैं, जब सशक्त होंगे, मजबूत होंगे, जब किसी लायक होंगे, वरना जेब में अगर पैसे नहीं है तो खाली मुंह कभी भी उनका पेट नहीं भरता है। बातों से पेट भर लोगे नहीं, उसके लिए क्या चाहिए, पैसा, पैसे के लिए कामयाबी, और कामयाबी के लिए अभी आपको क्या करना है, पढ़ना है। कितना पढ़ते हैं, बोर्ड में कितने दिन है, मैक्सिमम 100 दिन है। यकीन मानो ये 100 दिन जिंदगी में पलट कर कभी वापस नहीं आएंगे। सारी हंसी मजाक घूमना फिरना सब कुछ आएगा, लेकिन ये वक्त कभी जिंदगी में पलट कर वापस नहीं आएगा। जिसने इसको बर्बाद किया समझ लो अपनी आने वाली नस्ल बर्बाद की, और जिसने इसको बेहतर इस 100 दिन को बना लिया, साल भर कोई नहीं पढ़ता है कि 365 दिन किताब जो पढ़ा है वही पास होगा, वही अच्छा नंबर लाएगा, अदरवाइज नहीं लाएगा। इस दिमाग का ही खेल है। जब अपने हृदय को परिवर्तित कर लो, जब आप एक्सेप्ट कर लो कि मुझे पढ़ना है, काम वहीं से शुरू। मगर अफसोस के प्लान तो रोज़ बनते हैं, कल करेंगे मगर हो नहीं पाता है। ठीक है, आने वाले वक्त ठंडी का है, जैसे दिसंबर जनवरी शुरू हुआ, फिर बिस्तर से नहीं उठ पाओगे। 5 बजे का अलार्म लगाओगे, अलार्म को ऑफ करोगे, फिर से जग जाओगे, फिर से आराम से सोओगे। अलार्म लगेगा बजेगा लेकिन उठोगे नहीं। अभी वक्त है, अभी पढ़ाई पर फोकस कर लो। बोर्ड बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल के मिलते हैं, 20 नंबर MCQ मिलता है, 50 ही हो गया। इस 50 में अगर तुम 30 भी ले आए तो आपका 80% सेव हो गया, कुछ करना ही नहीं। मगर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है और पढ़ना है। तो इसने कहा तुम करोगी क्या, तो इसने कहा मैं परवरिश आपकी करूँगी, मैं यहीं रहूँगी। तो उसने अपने टीचर से कहा मैम एम आई राइट। उनकी जो टीचर थी जिन्होंने इसको पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, वो भी वहीं बगल में खड़ी थी। उसने कहा ऑफ कोर्स बेटे यू आर राइट। अच्छा, वो लड़की जब तक बोल नहीं सकती तो उसने कहा मैम एम आई राइट। क्यों, क्योंकि उसने पढ़ा लिखा, शिक्षित हुई, और वो अब बोलना नहीं, वो गांव में भी सबसे बढ़िया बोलने लगी। और जितना वो शिक्षित हुई पूरी गांव में, उसकी उम्र के कोई भी लड़के लड़कियां इतने ज़्यादा लेवल अच्छा नहीं हुआ। कहा तुम क्या करोगे, कहा कुछ नहीं करूँगी माँ, मैं यहीं जिस स्कूल में पढ़ी हूँ बड़ी होकर यहीं पढ़ाऊँगी और आपकी खिदमत करूँगी। और वो लड़की वहीं रह जाती है, शादी वो नहीं करती है, बारात वापस होने लगती है। तो जब कहते हैं बैंड बाजा वाले को चलो वापस, तो उनको लगता है शादी संपन्न होगी, विदाई करके लेके चल रहे हैं। तो उन्होंने गाना लगा दिया, आए थे बाराती बारात लेके जाएंगे तुझे भी अपने साथ लेके। मगर तब उसके बाद डांट के चुप करा गया कि ये गाना बंद करो, हम लोग दुल्हन लेकर के नहीं जा रहे हैं। और वो वापस वहाँ से बारात वापस चली गई और भोली ने शादी करने से मना कर दिया। अच्छा किया या बुरा किया? अगर शादी कर लेती तो क्या होता, जिंदगी खराब हो जाती। अब ये है चैप्टर है क्या, तो ये चैप्टर सीख है उस बच्चे के लिए जो खुद को कमज़ोर समझता है कि मैं कुछ कर नहीं सकता। वो कभी निगेटिव ना समझे, भोली जैसी लड़की अगर कुछ कर सकती है तो हम और आप जैसे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। दूसरी सीख उस टीचर के लिए है जो जितने भी लोग बैठे उस पर ध्यान ना देकर के, जिसका ध्यान सिर्फ 2 4 10 पे जाता है, उनको भी फोकस करना चाहिए कि मेरे क्लास में अगर 40 हैं तो मेरी जिम्मेदारी इन 40 की है। मगर अगर 40 पर जब फोकस करने लगते तो आपको लगता है कि मुझ पर टारगेट बना रहे हैं, मुझे ही ज़्यादा बोल रहे हैं। 40 को एक साथ लेकर चलते हैं। दूसरी सीख है उन माँ बाप के लिए
जो किसी भी बच्चे को उसकी शकल सूरत के हिसाब से उसको नीचा दिखाते हैं। जैसे मान लो अगर लंगड़ा हो गया, काला है, थोड़ा सा दिमाग से कम है, तो उसको हम एकदम से साइड रख देते हैं, बेकार है, बौड़ा है। इसको हो सकता है वही बौड़ा है आपका आगे सहारा बन जाए, जिसको आप बहुत लायक समझते थे वो आपका दामन छोड़ दे। तो सीख और आपके लिए सीख क्या है कि कभी भी कोई नया बच्चा अगर आता है तो उस दरमियान आपको क्या करना है, उसके ऊपर हंसना है कि सपोर्ट करना है। और करते क्या, हंसते हैं, सपोर्ट करते हैं। ज़्यादातर आदतें क्या हैं, हंसते हैं। अच्छी आदत है नहीं है, आइंदा करना है नहीं करना है। कोई अगर कमज़ोर है तो उसको सहारा बनो, उसको बुलाओ। हंसना ज़िंदगी में किसी के ऊपर हंस लोगे बहुत आसान है, उसके दिल पे क्या बीतती है कभी तन्हाई में सोचो। आप कभी खड़े हो, आप ना बता पाओ, आपसे जब हंसे कोई, तब फिर आपको उस चीज़ का दर्द पता होगा कि मुझे ये लगता कैसे। ठीक है।